Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, in basic concept of chemistry, we are going to start law of chemical combination. In earlier class, we have completed matter, classification of matter, okay, and each part of the matter has been defined well, okay. Now we will see chemical combination, law of chemical combination. This topic you have learned in the class 9th also, but there was in very short. Now we will study here in detail. इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से जो कंपाउंड है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट बनाते हैं. अब ये तो हम लोग जान गए कि एटम मॉलिक्यूल क्या है, जान गया. हम लोग मिक्सचर क्या है जान गए, मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या हैं वो हम लोगों ने जान लिया. ठीक है, सारी चीज़ें तो हम लोगों ने जान लिया है. लेकिन अब हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है कि कैसे ये आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे ये आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हमें बताता है, ये बताता है कि किस तरह से रिएक्शन होते हैं. ठीक है, किस तरह से रिएक्शन. द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स to form compounds are governed by 6 basic laws. 6 बेसिक लॉज. ओके, ये जो एलिमेंट से प्रोडक्ट का बनना है वो 6 बेसिक लॉज के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, इसमें से पहला है लॉ ऑफ कंपोजिशन कंजर्वेशन. फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन. सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. And fourth one is law of reciprocal proportion. Okay, law of reciprocal proportion. Okay, next fifth one is Gay-Lussac's law of gaseous volume. And third one, last one is the Avogadro's hypothesis.
ठीक है। इतने लॉज हैं जिसके थ्रू जो है कि एलिमेंट्स रिएक्शन करके कंपाउंड या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग जो है हर लॉ को डिफाइन करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे जोड़ देते हैं मास। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, and fifth one is the Gay-Lussac's law of gaseous volume, and last one is the Avogadro's hypothesis। तो इसके थ्रू जो है कि एलिमेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन इसमें से कुछ तो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिन पे ये लॉस काम नहीं कर सकते, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन पे ये लॉज काम नहीं करते, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो फिर भी हो जाता है, मगर और कोई भी लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग लॉज को देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन गिवन बाय लेवाइसियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, बाय लेवोसियर। लेवोसियर 1780, फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोसियर को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें ये बताया गया कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ मास में कोई चेंज नहीं होता। जितना मास पहले होता है उतना ही मास बाद में होता है। नहीं समझ आए? अगर कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज कि हम कोई रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेते हैं, H2S, ओके। हाइड्रोजन और सल्फर से रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, सल्फर का मास 32 ग्राम। प्रोडक्ट बना यहाँ पे H2S, टोटल मास बिकम 34 ग्राम। Here is total mass 34 gram. Here is total mass 34 ग्राम, ठीक है। अभी तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लिखते हैं। सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स SO2. What gives? SO2, okay. अब here is 32 and here is 32, okay. Here will be 32 64 gram. This total one is 64 gram. Here is 64 gram, here is 64 gram. इससे क्या पता लगता है कि मास क्या होता है? कंजर्व होता है। जितना मास लेकर के हम रिएक्टेंट को रिएक्ट कराएंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
जो भी रिएक्शन हम एग्जाम्पल में, कोई भी रिएक्शन, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर मन में डाउट है तो, जैसे Na है और Cl है, सपोज यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस के साथ करते हैं, 2NaCl बन जाएगा, 2NaCl बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 × 23, 2 × 35.5, and here will be 2 × 23 plus 35.5। हम इसको जरा करके देख लेते हैं, एक बराबर आता है कि नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 46, यहाँ पे कितना हो जाएगा 71। ओके, 46 and 71 117। अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 0.5, 358 and 5 into 2, 2 5 is 10, 0.1, 2 8 is 16 and 1 17, 2 5 is 10 and 11. This is the check point। कोई भी रिएक्शन उठा करके देख लिया जाए तो हमें यही जो है कि मिलेगा कि रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद होगा। कोई भी A to Z कोई भी रिएक्शन उठा के देख लिया जाए तो यही होगा। ठीक है, आई होप कितनी बार समझ आ गई होगी। बाकी जो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें हम लोग इसको और एग्जाम्पल के साथ अगर कुछ पूछना होगा तो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, mass is conserved, okay, conserve before and after reaction। Okay, reaction, according to this law, mass is conserved before and after reaction, और that is कह सकते हैं कि total mass of reactant will be equal to total mass of product in any reaction, यहाँ पे एक अब नोट पॉइंट लिख देंगे। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट है दिस लॉ is not applicable for nuclear reaction। Okay, nuclear reaction।
कौन सा लॉ है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है तो वो कन्वर्जन भी हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। इसका मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी रिएक्शन। केवल न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो। नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट किया जा सकता है। तो इसमें हमें लेवाइसियर का नाम भी याद रखना है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसने दिया था? प्राउस्ट। 1799। ओके, अब इनका कहना क्या है कि कोई भी कंपाउंड हम चाहे किसी भी तरह से बनाएं, किसी तरह से पाएं, कोई भी कंपाउंड चाहे हम किसी भी तरह से प्राप्त करते हो, सेम कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है, वो फिक्स होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि चाहे पानी गटर का हो, पानी रेन वाटर हो, चाहे वो पानी सी वाटर हो, चाहे वो पानी रिवर वाटर हो, चाहे वो पानी हमारे पसीने के अंदर हो, उस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अनुपात क्या होगा? फिक्स होगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे प्लांट ने छोड़ दी हो, एनिमल में छोड़े हो, चाहे किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी हो, मगर वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? वो डेफिनेट होगा। बात समझे? एक बार फिर से बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड हम किसी भी तरह से प्राप्त करें या किसी भी तरह से मिले, उससे मैटर नहीं है, मगर उसमें जो एलिमेंट का रेशियो होगा वो रेशियो फिक्स होगा। वो रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा। अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if we obtain any compound by any way, any method or source method or source, but the ratio of elements in compound will be fixed or definite.
ठीक है। कोई भी कंपाउंड यदि हम किसी भी तरह से ऑब्टेन एनी कंपाउंड बाय एनी मेथड और फ्रॉम एनी सोर्स but the ratio of element in compound will be fixed or definite. ओके, क्या होगा? डेफिनेट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गाउस ने दिया था 1799। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ वी obtain any compound by any method or from any source but the ratio of element in compound will be fixed or definite. एग्जाम्पल दे दिया जाए, बार बार वही बात। अब इसको प्रूफ किया जाए, कैसे ये पॉसिबल, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। रेन वाटर, ड्रेन वाटर, सी वाटर, रिवर वाटर, ये इतनी तरह से हम वाटर पा सकते हैं। बस सिर्फ अभी तो हमने बताया कि हमारे स्वेट के अंदर भी पानी है, साल्ट के साथ साथ क्या है? पानी है। साल्ट के साथ साथ क्या है? पानी है। और इन सब में H2O, इन सब में H2O है। यानी हम रेन से वाटर पा रहे हैं, ड्रेन से वाटर पा रहे हैं, सी से वाटर पा रहे हैं, रिवर से वाटर पा रहे हैं। तो इन सारे वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। सारे वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। यहाँ पे रेशियो क्या होगा? 2:16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1:8। अभी ये 1:8 इसमें भी है, 1:8 यहाँ भी है, 1:8 यहाँ भी है और 1:8 यहाँ भी है। हर जगह 1:8 ही होगा। ये हम सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी कंपाउंड एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। अगर उसके रिसोर्सेज डिफरेंट हैं तो उसके सोर्स या रिसोर्स क्या है? डिफरेंट है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे भी यहाँ बन जाएगा, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी बनाया जा सकता है, रिटन में भी बनाया जा सकता है। अभी तो पहला टर्म्स जो होगा वो क्या होगा? पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म जो होगा वो मल्टीपल चॉइस वाला होगा, ठीक है। तो बहुत हमें बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन, गिवन बाय डाल्टन 1803। ओके, according to this
according to this law, if two elements elements combine to each other and form more than one compound. More than one compound. Okay. The mass of one element that react with fixed mass of other element. According to this law, if two elements combine to each other and form more than one compound, mass of one element that react with the fixed mass of other element are in the simple whole number. Okay. तो रेशियो यहाँ पे हुआ रेशियो ऑफ देयर मास ऑफ, इसको अरेंज करके फिर से लेते हैं, रेशियो ऑफ देयर मास masses will be in simple whole number. Okay. आएगा समझ में? According to this law, if two elements combine to each other and form more than one compound, अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके एक से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक एलिमेंट का जो मास होगा जो कि रिएक्ट करेगा फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, उसका जो रेशियो होगा वो उसके मास का क्या होगा इन सिंपल होल नंबर. एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट. यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल है NH3 and N2H4. In these two compounds,
compound compounds hydrogen react with fixed mass of nitrogen. Okay, and the ratio of hydrogen, ratio of mass of hydrogen is 3:2. ओके, तो ये हमने आज देख लिया, 3 लॉ हमने देख लिए। बाकी के 3 लॉ हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।